एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। जन मन धन ई कॉन्क्लेव आज दिन भर एबीपी न्यूज पर आप हमारे साथ देख रहे हैं। देखिए, आम बजट आ चुका है। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो बजट है वो पूरी तरीके से ग्रोथ पर फोकस्ड बजट है। ये जो बजट है वो अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने वाला बजट है। लेकिन इसी बजट को लेकर विपक्ष की तरफ से कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। तो पक्ष विपक्ष की बहस आज आपने दिन भर हमारे साथ देखी, लेकिन अब मौका आम लोगों के मन में जो सवाल हैं उनके जवाब हासिल करने का है। और ये जवाब हम लेंगे एक्सपर्ट पैनल से। जी हां, इस वक्त एबीपी न्यूज के जन मन धन ई कॉन्क्लेव में मेरे साथ एक्सपर्ट पैनल मौजूद है। आप देख सकते हैं उद्योग जगत के ये जाने माने 3 बड़े नाम इंडस्ट्री से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं एक एक करके आपका परिचय करा देती हूँ। हिमांशु चतुर्वेदी जी, चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर टाटा प्रोजेक्ट्स, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रदीप अग्रवाल जी, फाउंडर चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल के, और हमारे साथ मौजूद हैं रामदेव अग्रवाल जी, चेयरमैन सीईओ फाउंडर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। सबसे पहले तो मुझे लगता है आप तीनों से ही मेरा ये सवाल होगा कि साहब, जो बजट आया उसे लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि ये बजट, इसके दिल में गांव है, किसान है, खेती है। और हम देख रहे हैं कि बजट को बाजार की सलामी जो बजट वाले दिन से शुरू हुई थी वो आज भी लगातार जारी है। तो ये बाजार जिस तरीके से बम बम है इस बजट को लेकर, उस फिनोमेना को किस तरीके से समझा जाए? रामदेव जी। नमस्कार। और ये जो बजट है ये काफ़ी उत्साहजनक बजट आया है। इसमें एक तो पहली बात ये, जो हर साल बजट में एक डर रहता है कि सरकार अभी कोविड के चलते कुछ ना कुछ टैक्स लगाएगी और कुछ ना कुछ रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेगी। पर्टिकुलरली रिच के जो वेल्दी लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उनको कोई टैक्स लगेगा, कॉर्पोरेट में टैक्स लगेगा। तो कोई टैक्स नहीं था। उससे आधी रिलीफ तो उसी कारण से हो गई कि भाई कोई टैक्स नहीं आया। दूसरा क्या हो गया कि ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सोच में बदलाव हो गया। अभी जो एक फिस्कल कंस्ट्रेंट में जी रहे थे लोग, जो मतलब 3.3, 3.4 ऐसे एकदम जकड़े हुए थे फिस्कल के अंदर, वो कोविड के चलते पूरा का पूरा खुल गया है। जो 7-8% का फिस्कल डेफिसिट था, वो 9.5% का फिस्कल डेफिसिट किया है। और अभी इस साल 6.5%, 7% के इन्फ्लेशन। तो उसमें क्या होगा, एक बदलाव आ गया पूरा का पूरा सोच में। और उसी कारण से वो चलते हुए बाजार ने उनको सलामी दी है। और जो खर्चा जो होने वाला है 34-35 लाख करोड़ का अगले साल भी, और उसके साथ में जो आपकी टैक्स की रिकवरी हो रही है, जो इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये अच्छे समय, फाइनली अच्छे समय इकोनॉमी में आने वाला है। ठीक है, प्रदीप जी। रोमाना नमस्कार। सबसे पहले एक चीज समझने की जरूरत है कि एक तो इस दशक का पहला बजट है और दूसरा हिस्ट्री का पहला डिजिटल बजट है। जितना दिल खोल के गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, मुझे लगता है इससे पहले के बजट में कभी इससे पहले दिखाई नहीं। और सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर। आज किसी भी देश का जो कोर जो रीढ़ है वो है जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो एक तो हर हाथ को काम मिलेगा, एक हर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज आप देखिए कि अभी तक के जितने बजट होते थे उसमें कहीं ना कहीं जो एक मॉडल होता था कि क्या लेना है और क्या देना है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिल खोल के काम किया है और कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट को एक साइड दरकिनार कर दिया है। जो कि बड़ी एप्रीहेंशन होती थी कि बड़ा सरप्राइजिंग था कि 9.5% की फिस्कल डेफिसिट पे जा रहे हैं और उसके बाद भी कोई चिंता नहीं है। आने वाले टाइम में लग रहा है कि वो जैसे बताया गया कि रोड मैप में 2022 में उसे 6.5% से नीचे लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे दिल बिल्कुल साफ साफ गवर्नमेंट का नजर आता है कि वो चाहते हैं कि ये टाइम जब कोविड के अंदर हम ऑलरेडी इतने प्रेशर में थे, पूरा का पूरा वर्ल्ड प्रेशर में था, उस वक्त फ्रंट फुट पर आकर मुझे लगता है काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं वो नीयत साफ साफ इस बजट में नजर आई। ठीक है सर, आपने वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जिक्र किया, मतलब ये माना जा रहा है कि एफएम की तरफ से वो वैक्सीन अर्थव्यवस्था को दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही दी गई है। पर मैं ये समझना चाह रही हूँ हिमांशु जी कि ये जो वैक्सीन दी गई है कैपेक्स के जरिए, ये किन किन सेक्टर्स के लिए मददगार साबित होगी? अगर आप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को देखें तो ये देश का दूसरा सबसे बड़ा
एम्प्लॉयर है, रोजगार क्रिएट करने वाला है। और इस बार इसमें 5.5 लाख करोड़ बोल रहे हैं, 2.5% GDP का हम खर्च कर रहे हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इससे इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, रोजगार क्रिएट होगा। भले ही साथ में आप उसके जो सीमेंट सेक्टर देखें, स्टील सेक्टर देखें, और जितने अपने हमारे जो MSME सेक्टर होते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो ये सब जो हो पा रहा है, मैंने सुना बीच में विपदा में अवसर, आपदा में अवसर, आपदा में अवसर एब्सोल्युटली यही है। आई थिंक जो फिस्कल कंस्ट्रेंट थे वो नहीं माने जा रहे हैं, और उसमें एज अपॉर्चुनिटी, एज अवसर समझ के वो हम स्पेंड कर रहे हैं बिना टैक्स बढ़ाए। तो उसके कारण आई थिंक काफी बोल्ड बजट है, और वित्त मंत्री को बधाई इसके लिए। ठीक है सर, मैं अब जरा सा इसको और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और आप लोगों से ये समझना चाहती हूँ कि बजट आने से पहले देखिए जो दो बड़ी बातें कही जा रही थी वो ये कि साहब ये जो बजट है इसका फोकस होना चाहिए ग्रोथ 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 पर। और जब ये पूछा जाता था आप ही जैसे सब एक्सपर्ट से कि साहब वो ग्रोथ 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 वो कैसे हासिल होगी, इकोनॉमी दोबारा से पटरी पर कैसे आएगी, तो आप ही लोगों की तरफ से बात ये निकल कर आती थी कि साहब रोजगार रोजगार रोजगार, कुछ इस थीम को बढ़ावा देने वाला ये पूरा बजट होना चाहिए। तो अब एपेक्स में, माफ कीजिएगा, कैपेक्स में जिस तरीके का एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों से एक असेसमेंट चाहती हूँ, एक वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर में कितने रोजगार के मौके। अच्छा, ये सवाल आज दिन भर मैं इसका जवाब लेने की कोशिश में हूँ। जयंत सिन्हा जी सुबह मेरे साथ थे चर्चा में, उन्होंने कहा कि आप अंदाजा लगा लीजिए, आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया, मैं आप लोगों से आंकड़ा लूंगी, आप लोग प्लीज कैलकुलेट कर लीजिएगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि 5.5 लाख करोड़ हमने इन्वेस्ट किए हैं, और ये मानकर चलो रोमाना कि 1 करोड़ 4 नौकरियां देता है। तो कुल मिलाकर उनके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन पर जाऊं फिर तो साहब ये आंकड़ा 22 करोड़ के आसपास बैठ गया। मतलब क्या है सीन रोजगार का, बताइए ना, आंकड़ा दीजिए आप लोग। आइए हिमांशु जी आपसे शुरू करते हैं सर। एब्सोल्युटली मैक्रो लेवल पे मुझे आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर मैं अपनी खुद की कंपनी की बेसिस पे कैलकुलेट करूं, हम लोग करीब 12-13 हज़ार कुल कंपनी का रेवेन्यू है, और हम लोग अगर एम्प्लॉय प्लस लेबर देखें तो पूरा करीब 70,000 करीब आप देख लीजिए। तो 70,000 12 आप करीब 6 पर करोड़ का आई थिंक एवरेज आ रहा है। तो आप साहब कैलकुलेट कर लीजिए। आप पर करोड़ 6 का एवरेज दे रहे हैं मुझे। जयंत सिन्हा साहब, मुझे मैक्रो नहीं मालूम, मैं अपनी कंपनी के हिसाब से बोल रहा हूं। नहीं, अपनी कंपनी के हिसाब से, लेकिन मतलब ये तो और ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाला आंकड़ा है ना जो आप दे रहे हैं। प्रदीप अग्रवाल जी, एक कोई बिग पिक्चर जो हम दर्शकों को दे सकते हैं सर, कि इस वित्त वर्ष में हम कितनी नौकरियों की उम्मीद करें, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है सर। कोरोना लॉकडाउन की वजह से लोगों का रोजगार छिना सर। रोमाना, रोजगार पैदा करने के लिए ही सारा का सारा बजट नजर आया है। आप देखिए कि इसमें सबसे बेसिक बात समझने की जरूरत है कि जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा वो नीचे से जो लेबर तबका है सबसे ज्यादा पैसा उसके हाथ में जाएगा, और अगर वो जाकर स्पेंड करता है उस पैसे को, तो जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं ड्राइव होनी शुरू होती है। जब वो पैसा जाके बाजार में खर्च कर रहा है तो आप समझिए कि एक एक वो चीज खरीद रहा है, उनसे कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रन कर रही है। तो आप एक एंगल देख सकते हैं कि सिर्फ रोजगार का, कि रोजगार कितने मिलेंगे। मुझे लगता है उस रोजगार के बाद कितने रोजगार जनरेट होंगे वो भी एक क्वांटम बहुत बड़ा है, और शायद जो नंबर आपको नहीं, आप जो बात समझा रहे हैं सर, दरअसल वो रोजगार तो महत्वपूर्ण इसीलिए ना कि अर्थव्यवस्था का वो जो चक्का जाम है उसे घुमाने के लिए लोगों की जेब में पैसा चाहिए। अब सरकार जो है वो कहती है साहब, जो विपक्ष कहता है कि सीधे हाथ में पैसा दे दो, हम इसमें विश्वास नहीं करते, हम तो आत्मनिर्भर बनाएंगे, सबको क्यों ना नौकरी और रोजगार मुहैया कराया जाए, और उसी पर फोकस करता हुआ ये बजट सरकार लेकर आई है। और बस इसीलिए मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये बजट हम सबके सामने है, आप लोग सब एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग इस बजट को अच्छे से बारीकी से समझ चुके हैं, आप लोगों का आकलन क्या कह रहा है, एक साल के अंदर कितने रोजगार? प्रदीप जी देखिए, अगर आप किसी नंबर्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बताना, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक के जितने भी फाइनेंशियल ईयर आपके निकले हैं पिछले अगर 5 से 6 बजट के, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एक रोजगार का साल हो सकता है। अगर हम पिछले 5-6 बजट की बात करें जो मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद, जो भी नंबर है, शायद मुझे लगता है ये जो साल है ये शायद डिकेड ही यू टर्न लेगा पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे दशक के लिए। रामदेव सर,
देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये जो जो जॉब्स लॉस हुए थे कोरोना कारण से, जैसे जैसे इकोनॉमी खुलती जाएगा, देखिए ये बजट में कोई डायरेक्ट अपार्ट फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाएगा जॉब, ये कोई बात इसमें लिखी हुई नहीं है। ओके। ये क्या बहुत जनरल डिमांड बूस्ट की बात है। तो हर सेक्टर में आपको घूम फिर के डिमांड आएगा, ऑटोमोटिव में भी आएगा, ऑटो कंपोनेंट में भी आएगा, हॉस्पिटलिटी में भी आएगा, ट्रेवल में आएगा, सब में आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 20-30 लाख जो जॉब्स जो गए हुए हैं, जो पहले जो थे कोविड के पहले और जो चले गए थे, वो सब जॉब सबसे पहले वापस आने चाहिए। और यदि ये बजट अगले 12 महीने में, 18 महीने में यदि वो सब जॉब्स रिस्टोर कर सके, दैट इटसेल्फ विल बी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ठीक है सर, मुझे लगता है आगे थोड़ा सा इस चर्चा को बढ़ाएंगे। हिमांशु जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगी और मैं आपसे अब ये समझना चाहती हूँ कि इस बजट को लेकर जो सबसे बड़ी आलोचना की जा रही है विपक्ष की तरफ से, वो ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से शायद सरकार ने जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग जगत है, उस पर ज्यादा भरोसा जता दिया है, उस पर ज्यादा विश्वास जता दिया है, जबकि सरकार कॉर्पोरेट टैक्स पहले कट करके ये देख चुकी है कि ये फायदा कॉर्पोरेट को दिया गया, फिर भी उसने निवेश नहीं किया गया। तो कहीं ये मामला उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? इससे बेहतर तो विपक्ष कह रहा है कि सीधे आप पैसा पहुंचा देते जेब में। आप इंतजार कर रहे हो कि उद्योग जगत आगे आएगा, आप इंफ्रा में निवेश करोगे, वो आपकी मदद करेगा और फिर चक्का घूमेगा अर्थव्यवस्था का। हिमांशु जी, आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट देखें एंड तो ब्रॉडली करीब इसमें करीब 60% करीब होता है सेंटर और स्टेट के बीच में इन्वेस्ट होता है। बाकी 60 से 70 बोलूँगा, और 30 से 40% करीब होता है प्राइवेट सेक्टर में। एंड पिछले बात सही है, पिछले कुछ साल से प्राइवेट निवेश कम हुआ है, क्यों काफ़ी कारण है। बैलेंस शीट्स में प्रेशर रहा है, इश्यूज रहे हैं, एंड इसलिए पिछले कुछ सालों में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जो केंद्रीय और राज्य क्षेत्र में हो रहा है। और इस बारे में अगर आप देखें तो इस साल स्पेशली कोविड के कारण जो स्पेशली प्राइवेट और राज्य क्षेत्र में निवेश करने की कैपेबिलिटी थोड़ी और कम होती, तो उस हिसाब से जो सेंटर ने अपना बढ़ाया है पूरा निवेश इस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है वो। एंड आप पूरा जो आप बजट देखेंगे, लार्जली उन्होंने सेंटर ने अपना बढ़ाया है, और जो स्टेट्स को जो उन्होंने अलोकेट किया है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो भी बढ़ा है। तो प्राइवेट सेक्टर मुझे लगता है अभी कुछ सेक्टर्स को छोड़ के अधिकतर सेक्टर्स जो पहले रहे हैं उनमें निवेश थोड़ा अभी कंट्रोल रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको वापस आने में, जो पुराने जो हमने पिछले दशक में जो लेवल्स देखे हैं। लेकिन ज़्यादा निवेश अभी इस समय इस साल में सेंटर और स्टेट में ही देखूंगा। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई ना कि प्राइवेट प्लेयर्स के अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी उनको दिया जाए कि वो आगे आएं और निवेश करें और अपनी भागीदारी, जिम्मेदारी अपनी निभाएं देश निर्माण में। नहीं, बिल्कुल, आप ये देखिए कि कॉर्पोरेट के ऊपर भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप देखें तो कुछ चीजें ऐसी है, जैसे इंश्योरेंस के अंदर जो 49% से 74% में जो इन्वेस्टमेंट का इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया है, इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बाहर से बहुत ज्यादा आएंगी, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे हैं। आज इंडिया जो है वो अपॉर्चुनिटीज का हब है, जहां पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, यानी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज के मौके बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो चाहते हैं कि अपना पैसा इंडिया में लगाया जाए, लेकिन जितना जो भी चीजें स्टेप आज गवर्नमेंट ने ले रही है, चाहे वो IPO है LIC का, वो प्लान कर रहे हैं कि 2021-22 में उसे भी पब्लिक करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि जो कॉर्पोरेट है उसको स्ट्रेंथन करना है, ज्यादा से ज्यादा निवेश भारत में आए, ऐसे मौके बनाने। तो रामदेव सर, फिर अब ये भी जानना दिलचस्प रहेगा कि इन हालात के अंदर सेंसेक्स इसी तरीके से उसकी बल्ले बल्ले देखने के लिए मिलेगी, यहां से और कहां जा सकता है सेंसेक्स? देखिए, सेंसेक्स करीब आप पीछे हिस्ट्री देखें तो करीब 15% के हिसाब से बढ़ता है हर साल। तो हर 5 साल में डबल होता है, लेकिन कोई साल 15% का नहीं बढ़ता। कभी 100% बढ़ता है, तो कभी 70-80% बढ़ता है, तो कभी 30-40% गिर जाता है। तो ऐसे यदि आप एक साल के लिए पूछेंगे, किसी को नहीं मालूम। लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से जो फिस्कल मैप दिए हैं और जो अग्रेशन डिमांड क्रिएशन के लिए ये बजट प्रेजेंट किया गया है,
और अगले 3-4 साल का रोड मैप दिया हुआ है। मेरे को लगता है कि अगले 5 साल में वापस हमें 12 से 15% का रिटर्न बाजार में मिलना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन आप ही से मेरा एक और सवाल ये भी है कि एक नॉर्मल जो डिबेट वो दुनिया भर में चल रही है कि साहब ये जो शेयर बाजार के अंदर एक बूम सा देखा जा रहा है और इसका जो रियल इकोनॉमी है उससे एक तरीके का डिस्कनेक्ट है। जो आप फंडामेंटल्स देखिए कंपनियों के और उनके वैल्यूएशंस देखिए, तो इस बहस पे आपका नजरिया क्या है? देखिए, आपका जो ये ऑब्जर्वेशन एकदम सही है जी। अभी 2-3 साल में जो सेंट्रल बैंक्स ने जो इतने ज्यादा लिक्विडिटी रिलीज किया है, ये जो पहले 9/11 हुआ था, उसके बाद फिर जीएफसी हुआ 2008 में, और अब ये जो कोविड के चलते जो 10-12 ट्रिलियन डॉलर का जो रिलीज हुआ है लिक्विडिटी का, उसके चलते यूएस में, यूरोप में, पूरे विश्वव्यापी बहुत ज्यादा बाजार में उछाल है। और वो एक्चुअली फंडामेंटल्स तो काफी खराब है और बाजार में ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा है। हाँ। वो है पैसे के चलते, लिक्विडिटी के चलते। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब इसमें जो है ना, देखिए ये लिक्विडिटी तो कहीं जाने वाला नहीं है। अभी तो ऐसा लिक्विडिटी और बिल्डअप हो रहा है जैसे जैसे अमेरिका के कोविड के प्रॉब्लम्स चालू रहेंगे। तो अब ये एक डेंजर है पूरे बाजार के लिए, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, हम लोग के लिए भी है। यदि अमेरिका में ज्यादा प्रॉब्लम हुआ बाजार में तो यहाँ भी होगा। तो ये एक डेंजर तो है बाजार में कि आपका जो बढ़ता हुआ बाजार है 4-6 महीना बढ़ेगा, फिर बहुत जोर से गिर सकता है यदि वो लिक्विडिटी वापस लिए। तो इस खतरे को देखते हुए निवेशकों के लिए आपकी सलाह क्या होगी सर? एक तो पहली बात, आप स्पेकुलेशन ना करें। मतलब आप जो उतना ही खरीदें जितना घर में हो। जैसे आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप 10 लाख रुपए का ही खरीदें। आप स्पेकुलेशन करेंगे 10 लाख के ऊपर आप 30 लाख 40 लाख के शेयर खरीदेंगे लालच में, तो हो सकता है कि आपको पूरा 10 लाख से हाथ धोना पड़े। लेकिन 10 लाख का शेयर खरीदेंगे, मान लो 12-13 लाख हुआ और वापस गिर के 7-8 हो गया, तो ठीक है। मतलब आगे पीछे ये देश की उन्नति होगी, 6-8% का जीडीपी ग्रोथ होगा, आपका करेक्शन होगा। लेकिन फिर जैसे ही करेक्शन खत्म होगा फिर वापस बढ़ के 15-20 लाख जैसा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यदि आप 5 साल का पेशेंस रखेंगे तो आपका 10 लाख का 20 लाख होने का चांस है। लेकिन यदि आप बोलेंगे कि नहीं, मेरे को तो 6 महीने के लिए आना है या 1 साल के लिए आना है, तो वो बहुत डेंजरस है। और वो उस 6 महीना 12 महीने के लिए बाजार में आने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू शुड अवॉइड। लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर आप बाजार में आ रहे हैं तो आपका बाजार में स्वागत है, वरना आए तो वो जिस तरीके से कहते हैं ना कि सवारी जो है वो अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार है, वही नसीहत इस वक्त रामदेव अग्रवाल साहब दे रहे हैं। अच्छा, जल्दी से चलते चलते, समय मेरे पास बहुत कम है, अगर आप लोग इस बजट को 10 में से मार्क्स दे पाए, कितने मार्क्स देंगे? और वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 तक, वो टारगेट आपको लग रहा है अचीवेबल है या फिर वो थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा? आप लोगों का असेसमेंट क्या करता है? बहुत ही संक्षेप में हिमांशु जी, आपसे शुरू कर देती हूँ सर। आई थिंक स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। और एक पॉइंट आपके इस जवाब के पहले, आपने बोला प्राइवेट निवेश नहीं आएगा, तो प्राइवेट निवेश ग्रीनफील्ड की जगह ब्राउनफील्ड में आएगा। तो इतना एसेट मोनेटाइजेशन जो हो रहा है उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स आएंगे, तो उसके थ्रू आप पैसा और चर्न कर पाएंगे और इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और इस बार रेलवेज में भी जो इतना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किया है उसके थ्रू लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होंगे, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड आई थिंक आई विल गिव फुल मार्क्स टू दिस। 10 out of 10। हिमांशु जी। प्रदीप जी। रोमाना, मेरा ये एडवाइस रहेगा जो भी व्यूवर्स हैं आपके, उनके लिए, कि रियल एस्टेट एक पिछले 5 से 7 साल से जो प्राइजेस हैं उसमें अप नहीं हुए हैं, तो जो एक इन्वेस्टमेंट का वे है वो रियल एस्टेट मुझे लगता है आगे 2-4 साल में बहुत ज्यादा बेहतर रिटर्न देने वाला है कंपेयर टू अदर एसेट क्लास। अच्छा, तो आप सीधे रामदेव जी को यहाँ पर आप उनको सीधा चैलेंज दे रहे हैं। रामदेव सर आइए जल्दी से। मैं उनको चैलेंज नहीं दे रहा, मेरा सिर्फ इतना एडवाइस है कि क्योंकि कोई भी मार्केट, सर वो तो गारंटी दे रहे हैं 5 साल में तो डबल होकर ही रहेगा, वो तो गारंटी दे रहे हैं 5 साल का। वो मुझे लगता है शायद रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस शायद उसके कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 5 से 7 साल से वहां पे प्राइस इंक्रीज नहीं हुई है। चले फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि अल्टीमेटली देश को, इकोनॉमी को हमारी फायदा होगा। रामदेव सर। हाँ जी, 10 में से कितने नंबर सर? और वो 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सपना साकार होगा हमारा? मैं बहुत ज्यादा मार्क्स दूंगा, करीब 8-9 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 10। दूसरा ये कि ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो जर्नी है डेफिनेटली 24 में हो ना हो, ये तो डिफिकल्ट है, क्योंकि रुपये डॉलर की पैरिटी के ऊपर भी है। यदि इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हुआ तो रुपया भी 72 से सुधर के यदि 65 हो गया तो पक्का हो जाएगा, नहीं तो फिर 1 आध साल और लगेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी एक्सपर्ट्स का इस बजट को लेकर चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और यकीन मानिए आप लोगों ने जिस तरीके की बातें की हैं उससे जो दर्शक है उसको समझ में आ रहा होगा कि कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि अभूतपूर्व ये हालात थे और उसमें उम्मीद ये की जा रही थी कि एक ऐसा बजट आए जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। तो उसी मुस्कान की उम्मीद जताते हुए एक्सपर्ट्स को आपने सुना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।